आपको स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों 4 क्लास हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 5वां क्लास लेकर आए हैं, ग्रेविटेशन, आपका गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे और इसका जो न्यूमेरिकल्स आएगा वो हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके टॉपिक्स देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये 6 टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स दूसरा वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस टाइम एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण कोई भी दो वस्तु है एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का कोशिश करता है। उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे दोस्तों सपोज दो वस्तु है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो आपका मन में यह जरूर डाउट होगा कि तो ये क्यों एक दूसरे को खींच नहीं पा रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, लेकिन ये दोनों का जो द्रव्यमान है बहुत ज्यादा कम है, जिसके चलते ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। हम लोग देखेंगे कि ये दो वस्तु जो है एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है, और बहुत बड़ा बड़ा जो वस्तु जिसका बहुत ज्यादा द्रव्यमान है वो एक दूसरे को आकर्षित किस प्रकार कर रहा है, उसे हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से समझेंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग समझे कि गुरुत्वाकर्षण एक इस प्रकार का बल है, कोई भी दो वस्तु में लगता है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके दोस्तों, ये इस प्रकार का बल है, इसमें किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं होता है। ये हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो वस्तु के बीच किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ओके, तो चलिए तो सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं कि दो पिंड है, दो पिंड है, एक छोटा है एक बड़ा है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है या सूरज है। अदर देन मान लेते हैं ये चंद्रमा है, चंद्रमा का द्रव्यमान m1 मान लेते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं m2 होता है। ये मान लिए दोनों, चंद्रमा का द्रव्यमान m1, पृथ्वी का द्रव्यमान m2। ओके, ये दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? r मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, हम लोग इसको d मान रहे हैं, दोनों के बीच का दूरी को। अब दोस्तों क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश कर रहा है और पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को वो आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये इस प्रकार रोटेशन कर रहा है। चंद्रमा इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसीलिए ये इसको अपने कक्ष में घुमा रहा है। अगर द्रव्यमान इसका ज्यादा रहता तो क्या होता, ये इसको अपने कक्ष में घुमाता। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये इधर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसके पास क्यों नहीं जा रहा, या फिर ये बाहर क्यों नहीं जा रहा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें जो फोर्स लग रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, ये भी इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो इस दोनों तरफ क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण। इसको F से सूचित करेंगे। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार न्यूटन ने क्या कहा कि कोई भी दो वस्तु जो रहेगा वो एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, उसका दोनों मास का गुणनफल का, दोनों मास मतलब दोनों द्रव्यमान का गुणनफल का समानुपाती होगा। समानुपाती का साइन ये वाला है m1 इंटू m2। न्यूटन ने क्या कहा कि कोई भी दो वस्तु उसमें जो फोर्स लगेगा एक दूसरे को आकर्षित करेगा, वो क्या होगा, m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। ओके, समानुपाती का सिंबल ये है, इसका समानुपाती का सिंबल। इससे क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए इसका m1 है मास, अगर इसको बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, इसका जो आकर्षण बल है और बढ़ते रहेगा। इसको अगर बढ़ाएंगे m2 को तो आकर्षण बल क्या होगा, और बढ़ते रहेगा। ओके, चलिए और क्या कहा, और ये कहा कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर और डिपेंड कर रहा है, वो इसका दूरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका कहना यह है कि इसका जो दूरी है, एक दो वस्तु है, जितना दूर जाते रहेगा वो दोनों का आकर्षण बल उतना ही कम होता रहेगा। चलिए तो इसको क्या कहा कि दोनों वस्तुओं के बीच का जो दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ओके, मतलब क्या, ये दूरी जितना बढ़ेगा आपका इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या होगा,
कम होते रहेगा। ओके दोस्तों, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों ये कंप्लीट हम लोग का एक फॉर्मूला आया। अभी पूरा पूरी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसके जगह पे इसको बैलेंस करने के लिए एक हम लोग नियतांक देंगे, कांस्टेंट देंगे। तो इसमें दोस्तों जब इसको हम लोग हटा रहे हैं तो F इक्वल टू क्या हो रहा है, एक G आ रहा है m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो दोस्तों अभी हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग डेरिवेशन कर लिए हैं कि कोई भी जो वस्तु है उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू ये होगा। जब कोई भी दो वस्तु के बीच जो आकर्षण बल लगता है उस ई फॉर्मूला से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, जहां जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये दुनिया में कहीं पर भी क्या होता है, ये इसका वैल्यू सेम रहता है। इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, जी इक्वल टू 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। ओके, ये हो गया आपका इसका वैल्यू, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ओके, इसको दोस्तों 1798 में हेनरी कैवेंडिश में इसको इसका ये वैल्यू दिया था। ओके, और ये जो नियम दिया था, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये दिया था न्यूटन ने, लेकिन ये जो जी का वैल्यू है, ये जी का वैल्यू हमें कौन दिया, हेनरी कैवेंडिश। ओके दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें आपको क्लियर समझना है कि हेनरी कैवेंडिश ने जी का वैल्यू दिया था, बड़ा जी का, और इसका जो ये नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक वो कौन दिया था, न्यूटन दिया था। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग देखेंगे भार और द्रव्यमान। ओके दोस्तों, एक्चुअली भार होता क्या है और द्रव्यमान क्या होता है। सब कोई किसी को बोलते हैं कितना वेट है तो अपने हिसाब से वेट बता देता है, द्रव्यमान क्या है वो अपना द्रव्यमान बता देता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए, द्रव्यमान और भार दो अलग चीज है, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है दोस्तों। जैसे द्रव्यमान जो है ना दोस्तों, ये दुनिया में कहीं कम बेसी नहीं होता है, ये समान रहता है, चेंज नहीं होता है। भार जो होता है दोस्तों, ये अलग जगह पे अलग होता है। जैसे पृथ्वी होगा, पृथ्वी पे अलग होगा, चंद्रमा में जाएंगे, चंद्रमा में अलग होगा। तो भार दूसरा जगह चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि भार क्या है, द्रव्यमान क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी वस्तु में कितना मात्रा है उसे द्रव्यमान कहते हैं। कोई द्रव्यमान वाला वस्तु है, इसका मास क्या है, m है। ये पृथ्वी के द्वारा नीचे एक बल लगाया जा रहा है। कोई भी एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, ये जी इसको नीचे की तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है। दोस्तों जब इसके साथ इसको गुना किया जाता है मास के साथ, तब ये दोस्तों क्या निकलता है, ये जी निकलता है, डब्ल्यू निकलता है। आपका वेट इक्वल टू क्या हो गया, मास के साथ जो द्रव्यमान होगा, मतलब जितना क्वांटिटी होगा उसमें 9.8 अगर गुना कर देंगे दोस्तों, तो हम लोग वेट मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग ये जो जी है, स्मॉल जी, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जी होता क्या है। हम लोग दोस्तों एक्सेलरेशन तो जानते हैं, ए त्वरण, समय के साथ वेग परिवर्तन जो होता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। दोस्तों सेम चीज वही जो पृथ्वी द्वारा जो त्वरण लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल जी से सूचित किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि फोर्स क्या है। दोस्तों फोर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, लेकिन यहाँ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जी लिख सकते हैं। ओके, जी इक्वल टू हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग का जी का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो जी का वैल्यू ई भी लिखेंगे, कभी कभी न्यूटन बनाते समय उसको हम लोग राउंड ऑफ में 10 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन के आधार पर वहां पे बताया जाएगा कि आपको 10 लेना है, लेकिन एक्चुअल में अगर वैल्यू दिया जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या
वैल्यू है तो 9.81 लिख देंगे, 81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों द्रव्यमान और भार क्लियर हो गया। द्रव्यमान का वैल्यू कहीं चेंज नहीं होता है, भार का वैल्यू चेंज होता है हर जगह, चंद्रमा में अलग होता है, पृथ्वी में अलग होता है, और भी कहीं जाएंगे अलग ग्रहों में तो वहां पे अलग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जी का वैल्यू भी डेरिवेशन कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला के साथ। यहाँ पे जो जी है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन त्वरण जो है, जो पृथ्वी द्वारा जो त्वरण लगाया जा रहा है वो क्या है, वो जी है। तो F इक्वल टू एम इंटू जी। तो हम लोग भार द्रव्यमान क्लियर कर लिए, जी का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी दोस्तों पलायन वेग, ओके, पलायन के साथ हम लोग समझ रहे हैं, पलायन मतलब वो भाग जाएगा, पलायन कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाएगा। जैसे दोस्तों सिंपल हम लोग इजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे कि कोई भी वस्तु को ऐसा न्यूनतम वेग से हम लोग फेंकेंगे कि वो पृथ्वी में जो गुरुत्व बल जो कार्य करता है तो उसका एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र को वो पार कर जाएगा और फिर पृथ्वी का गुरुत्व बल उसमें कार्य नहीं करेगा। मतलब इसमें बोला क्या जा रहा है कि जैसे कोई भी वस्तु को इस वेग से फेंका जाएगा जिससे वह पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है उस क्षेत्र को पार कर जाएगा और वह फिर वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों उस प्रकार का वेग को क्या कहते हैं, उसे पलायन वेग कहते हैं। मतलब ऐसा पलायन करेगा कि वह फिर रिटर्न आएगा नहीं। जैसे रॉकेट को हम लोग भेजते हैं, कोई भी रॉकेट को हम लोग पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट के रूप में भेजते हैं या फिर बहुत कुछ के वो दूसरा पर्पज से हम लोग भेजते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एक वेग से उसको हम लोग पृथ्वी के बाहर भेज दें जिससे कि पृथ्वी उसको फिर से अपनी तरफ खींच ना ले। ओके, तो उसे एक वेग से फेंका जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे पलायन वेग कहते हैं। दोस्तों पलायन वेग का सिंपल मान जानेंगे हम लोग, इसका वेलोसिटी, ठीक ना, वेलोसिटी इसका ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको क्या, इसका वेलोसिटी इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, इसका वेलोसिटी, इसको कितना फॉर्म वैल्यू क्या होता है 11.2 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। दोस्तों ये हम लोग हो गया पलायन वेग। अगर कोई वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से हम लोग उसको कोई चीज को अगर फेंक देंगे, पृथ्वी के बाहर कर देंगे, तो दोस्तों वो फिर वापस नहीं आएगा। ओके, इसी प्रकार का वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग। इसका वेलोसिटी पलायन वेग, ओके, इसका वेलोसिटी कहते हैं। और दोस्तों लास्ट में हम लोग का है केपलर का नियम। अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर क्लास का है लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन दिया जाता है। केपलर एक ऐसा साइंटिस्ट था जो कोई भी दो पिंड जो एक दूसरे के कक्ष वेग में घूमता है उसको बताया था। तो दोस्तों सबसे पहले ये 3 गो नियम दिया था, तीनों नियम को हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर डायग्राम बनाएंगे। हम लोग पलायन वेग देख लिया, अभी हम लोग केपलर के नियम को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो केपलर ऐसा वैज्ञानिक है जो बताया था कि कोई भी दो पिंड जो है, कोई जो बड़ा पिंड जो जिसके अक्ष में वो घूम रहा है, वो किस प्रकार घूम रहा है, क्या उसके क्षेत्र के बारे में बताया था और उसका घूर्णन काल के बारे में बताया था, परिक्रमण काल के बारे में बताया था। तो सबसे पहले क्या बताया था दोस्तों, सबसे पहले बताया था कक्षा का नियम। ओके, कक्षा, इसको ऑर्बिट का नियम बोल सकते हैं, ऑर्बिट। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि दो कोई पिंड है, जैसे मान लीजिए कि ये कि पृथ्वी है और सूरज है। ओके, तो पृथ्वी क्या है कि इसके कक्ष में घूम रहा है, गति कर रहा है। ओके, तो उनका कहना क्या था कि कक्षा का नियम के अनुसार उसका कहना क्या था कि कोई भी जो पिंड एक दूसरे पिंड के कक्षा में जो घूमता है वो कौन पथ में घूमता है, कौन कक्षा में घूमता है, दीर्घवृत्ताकार, जिसको इलेप्टिकल पथ बोला जाता है। मतलब जैसे इलेप्टिकल पथ या दीर्घवृत्ताकार बोल सकते हैं। से वृत्ताकार मतलब गोल होता है और वृत्ताकार मतलब क्या होता है, इस पोजीशन का होता है। जैसे गोल है उसको थोड़ा सा दबा दिए, बीच से थोड़ा दबा दिए, थोड़ा सा इस टाइप का बन जाएगा से। ओके, तो इस प्रकार एक वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। पहला नियम में यही बताया था, जिसको कक्षा का नियम कहेंगे। ओके, दूसरा में क्या बताया था, क्षेत्र का नियम। दूसरा बताया था क्षेत्र का नियम। क्षेत्र नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई वस्तु
सपोज मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है सन, ये मान लीजिए कि 2 घंटा में इतना एरिया कवर किया, 2 घंटा में। ओके दोस्तों, तो 2 घंटा में अगर यहां से अगर मान लेते हैं यहां से फिर 2 घंटा जाएगा तो क्या करेगा, इतना ही, मतलब सेम एरिया जितना यहाँ पे लिया गया था कवर, यहाँ पे भी उतना ही लेगा। ओके, सपोज मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा होता है तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ये भी 2 घंटा में लिया गया, उसका कितना एरिया कवर कर रहा है ये आपका 2 घंटा में, तो ये सब बराबर होता है। दूसरा क्षेत्र का नियम के अनुसार। ओके, और तीसरा नियम में क्या बताया था कि इसका जो परिभ्रमण काल है उसका वर्ग का, परिभ्रमण काल को क्या कहते हैं, टी से सूचित करेंगे। इसका वर्ग का अनुपाती, वर्ग, इसका वर्ग करेंगे। या किसका समानुपाती होता है, दोनों वस्तु का जो दूरी रहता है, दूरी आर का घन के समानुपाती होता है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो परिभ्रमण काल बढ़ेगा, जितना दूरी रहेगा उतना परिभ्रमण काल बढ़ेगा, जितना परिभ्रमण काल बढ़ेगा उतना इसका दूरी बढ़ेगा। ओके, समानुपाती होता है। तो यही 3 नियम उसने दिया था। ओके, इसे परिभ्रमण काल भी लिख सकते हैं, तीसरा परिभ्रमण काल। ओके, तो ये केपलर का 3 नियम है दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 6 टॉपिक आपको समझ में आ गया है। इसके बेसिस में हम लोग भार द्रव्यमान से, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से, इसमें एफ का, जी का और स्मॉल जी का वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ओके, और पलायन वेग से भी 1-2 क्वेश्चन आपको बनेगा। तो दूसरा वीडियो में आपको इस सब का न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग 6ठी क्लास कल देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिट हो रहा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस वीडियोस को फायदा उठा सके। ओके, जय हिंद।